तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस संक्रमण ने राजस्थान की राजनीति में उबाल ला दिया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट किया है और बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उल्टे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कांग्रेस को सलाह दी है कि वो अपनी अंतःकलह को रोककर सुशासन के वायदों को पूरा करे। कोरोना वायरस ने देश और दुनिया को प्रभावित जरूर किया है, लेकिन राजस्थान की राजनीति ने को भी उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यहाँ पे राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं 19 तारीख को, और 2 कैंडिडेट हैं जो बीजेपी के हैं। हमारे साथ में जो है बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हैं। इनसे यह जानना चाह रहे हैं कि ऐसी क्या घटनाक्रम एकदम से आया कि पिछले 24 घंटे में जो है यहाँ की राजनीति में जो है कोरोना ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही है और एक जो राजनीतिक जो माहौल है एकदम अचानक से ही गर्मा गया। क्या देखते हैं और किस तरह से ये एकदम से ये सिनेरियो पलटा है? ताज्जुबी है, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि संख्या बल हमारे पास है, हम दोनों हमारे सांसद जीतेंगे, एक बीजेपी के जीतेंगे। हम भी सहमत हैं इस बात से, संख्या उनके पक्ष में है। लेकिन कल जो हुआ, एकदम से ऑर्डर हुआ, सीमाएं सील कर दी, चेक पोस्ट लगा दी, उसके बाद घंटे भर बाद उसको विड्रॉ कर लिया, उसके बाद का हमने रिलैक्स कर दिया। लेकिन कल शाम को अचानक ही शिव विलास में विधायकों की बाड़ेबंदी हुई। तो सरकार जब सुरक्षित है, उनमें एकता है, तो इस तरीके की आशंका की जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे लगता है कि सरकार अपने आप में अपने कमजोर है और अपने आप में असुरक्षित है, अपने आप में आशंकित है कि कहीं न कहीं उनमें कमजोरी है, विग्रह है, अंतर्विरोध है, और उसके कारण मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं। कांग्रेस का एक आरोप यह भी लगता रहा है कि जिस तरह से गुजरात में वहाँ के विधायक जो है बीजेपी को में शामिल हो रहे हैं, तो वहाँ का जो राजनीतिक गणित है उसका कहीं न कहीं असर राजस्थान में भी दिखाई दे। एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि केंद्र की और बीजेपी की जो सरकार है और यहाँ का जो बीजेपी नेतृत्व है वह राजस्थान में एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाहता है। क्या कहना है? नहीं, सरकार कमजोर तो पहले से ही थी, अस्थिर भी थी, क्योंकि उनके पास पूरा बहुमत नहीं था। उन्होंने खुद ने 6 जो बीएसपी के विधायक तोड़े थे, तो क्या सत्संग करके थोड़ी तोड़े होंगे, कहीं न कहीं उनकी भी आपस में कोई ऐसी बात रही होगी। उसके बाद इंडिपेंडेंट्स को उन्होंने एसोसिएट मेंबर बनाया, तो वो कम से कम वो तो ये नैतिकता की बात नहीं कर सकते। रही बात गुजरात और मध्य प्रदेश की, उनके अपने विधायक अपनी खुद की मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े कद के, इसका मतलब कांग्रेस के भीतर घुटन है और वैचारिक तौर पर अब वो बीजेपी और मोदी जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इसलिए ये संभावना है, ऐसी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कांग्रेस के बहुत सारे लोग जमीनी तौर पर लोकसभा में हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो बाड़े में लोगों को बांध के तो रख सकते हैं, लेकिन विचारों से थोड़ी बांध पाएंगे। इसलिए उनकी जो आशंका है वो इसी को लेके है। लेकिन जब आरोप बीजेपी पर लगाते हैं तो ये बिल्कुल बेबुनियाद से, ऐसे लगता है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चल रही है। ये हॉर्स ट्रेडिंग के शब्द का आविष्कार उन्होंने किया, जिस तरीके की परंपराएं उन्होंने राजस्थान में डाली, इससे पहले भी जब सरकार इन्होंने चलाई, ये गहलोत जी की फितरत में है कि खुद की कमजोरी को दूसरे के माथे आरोप के रूप में मढ़ते हैं। मुझे लगता है बिल्कुल तर्कहीन है, असंगत है, बेबुनियाद है, उसमें कतई दम नहीं है। मामला जो है एसीबी तक भी चला गया है। महेश जोशी ने इस तरह की एक कंप्लेंट भी दर्ज करवाई है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन एक तरह का जो आशंकाएं जताई जा रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है इस सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के कंडे अपना रही है। नहीं, हम क्यों करेंगे? सरकार खुद इतनी कमजोर हो चुकी, मैं तो कह रहा हूँ कि ये सरकार इतनी कमजोर हो चुकी, ये खुद हिट विकेट हो जाएगी। हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने कर्मों से ही मर जाएगी। लास्ट सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास में अभी भी 4-5 दिन पड़े हैं, 19 तारीख तक किस तरह की एक जो है रणनीति बनेगी जिसमें कि उनका जो दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी जीत कर आने की संभावना रखता है? क्या कहना है? नहीं, सरकार तो अशोक गहलोत और इतने कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, राजस्थान में इतने बरसों तक राज किया है, एक फूंक से ही सरकार डर रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार अंदरूनी तौर पर घबराई हुई है, और जब इस तरह जो डर गया सो मर गया। मुझे लगता है कि सरकार किसी भी तरीके से जिस स्थिरता की बात करती थी उसको साबित नहीं कर पाई। इस प्रदेश में हम बहुत पहले कह चुके हैं कि 2 व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाओं के कारण इस प्रदेश की राजनीति पर, कांग्रेस की राजनीति पर प्रभाव पड़ा। सचिन पायलट का आगमन ये मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ। आज
सरकार के भीतर उनके मंत्री सरकार को यदि खटकरे में खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से ये साबित करता है कि उनमें अंतर्विरोध है, अंतर्कलह है, जिसको रोकने में अशोक गहलोत नाकामयाब हुए हैं। उन्होंने जितने बुजुर्ग और पुराने नेता थे कांग्रेस पार्टी का, उनका अपमान किया है। अपमानित होकर सदन में कोई व्यक्ति ये कह दे कि मुझे वीआरएस दे दीजिए, तो बहुत सारे प्रमाण हैं। अपनी कमजोरी को बीजेपी के माथे मढ़ना, ये शायद अशोक गहलोत की फितरत में है। राज्यसभा का चुनाव होने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन कोरोना का प्रभाव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया, ठीक उसी तरह से राजस्थान की राजनीति में भी एक तरह का उबाल आया। पिछले 24 घंटे की अगर गतिविधियों को देखा जाए तो गहलोत सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई है, लिहाजा वह अपने विधायकों को बचाने के लिए जो है बाड़ेबंदी का प्रयास किया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि वह अपना दूसरा जो कैंडिडेट खड़ा किया है उसको भी जिताने में सक्षम है और वह पूरी तैयारी के साथ में इस चुनाव मैदान में उतर रही है। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।